चलिए, तो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था? डंपर के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था हमने पिछले क्लास में। आज हम पढ़ेंगे डोजर। डोजर हमने चालू कर दिया था, उसके पार्ट्स तक हम पहुंच चुके थे। तो डोजर के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सेफ्टी फीचर्स डोजर के हमने डिस्कस कर लिया था। ओके, तो आज के आगे हम पढ़ेंगे क्या क्या पार्ट्स होते हैं। और फिर अपन रिपर ड्रैग लाइन जो भी HMM है उसको कंप्लीट करेंगे। चलिए, मेन पार्ट्स ऑफ डोजर हो गया। 1 मिनट रुकिएगा। हम्म पार्ट्स क्या क्या था? हमने पढ़ा था कि पुशर ब्लेड, सामने में एक ब्लेड्स लगा रहता है जिससे मटेरियल पुश करने के काम आता है। जो उस ब्लेड को होल्ड करता है वो आर्म्स कहलाता है। क्रॉलर माउंटेड रहता है, टायर माउंटेड भी रहता है ज्यादातर, लेकिन हेवी ड्यूटी किस मशीन से होती है? क्रॉलर माउंटेड से होती है। ठीक है। इंजन तो जान रहे हैं, इंजन से आपका मशीन चलता है और ट्रांसमिशन होता है। ऑपरेटर केबिन, ऑपरेटर जिसमें बैठता है। ये बस इतने सिंपल सा पार्ट्स है, 4-5 पार्ट्स ही है, इतने ही पार्ट्स हैं हमारे डोजर के। ओके। अब क्या, पुशर ब्लेड, जो सामने में पुशर ब्लेड है वो 5 से 6 मीटर वाइड रहता है। पुशर ब्लेड समझ रहे हैं, जिससे मटेरियल ढकेल रहा है, उसकी चौड़ाई 5 से 6 मीटर वाइड रहती है। और 1.2 to 1.3 मीटर हाई अटैच टू द अंडर कैरेज बाई 2 पुशर आर्म्स। ये ब्लेड जो है 5 से 6 मीटर वाइड जो ब्लेड है वो किससे अटैच्ड है? पुशर आर्म से। पुशर आर्म्स हमने इमेज में देखा था पिछले। ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? पुशर आर्म। ये सब क्या आ रहा है आपके? पुशर आर्म्स। ओके, पुशर आर्म से ये अटैच्ड है। ओके, आपका ब्लेड, पुशर ब्लेड हैज अ कटिंग ब्लेड एट इट्स लोअर एज। पुशर ब्लेड के नीचे में क्या होता है? एक कटिंग ब्लेड अलग से लगा रहता है, जिस नीचे की तरफ एक कटिंग ब्लेड लगा रहता है। ठीक है, जो क्या करता है? मिट्टी काटने का काम करता है। द पुशर ब्लेड इज मूव्ड अप और डाउन बाय हाइड्रोलिक रैम्स। हाइड्रोलिक रैम्स से क्या होगा? क्या क्या आ रहा है देखिए, पुशर ब्लेड हो गया, पुशर आर्म्स हो गया, जो छोटा सा था वो पुशर आर्म्स था, और ऊपर नीचे किससे होते हैं? हाइड्रोलिक रैम्स से होते हैं। ये क्या कहलाएगा आपका? हाइड्रोलिक रैम्स। ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है ना, ये क्या है? हाइड्रोलिक रैम्स। इसकी मदद से क्या होता है? ये डोजर ऊपर नीचे होता है। ठीक है, तो ये हो गया पुशर ब्लेड। ये नीचे में कटिंग ब्लेड्स लगे रहते हैं। ठीक, कटिंग ब्लेड्स हो गया, पुशर आर्म हो गया, और ये हाइड्रोलिक रैम्स हो गए। इनकी मदद से क्या होगा? हमारा ब्लेड जो है वो ऊपर नीचे, इनकी मदद से हमारा ब्लेड ऊपर नीचे होगा, पुशर आर्म्स। ठीक है, हाइड्रोलिक रैम्स की मदद से हमारा ब्लेड ऊपर नीचे होगा। एंगल टाइप डोजर में, जो एक टाइप डोजर का एक टाइप होता है जो एंगल टाइप डोजर होता है, इसमें क्या होता है? एक एंगल में आपका ब्लेड मुड़ जाता है। तो एंगल टाइप डोजर ब्लेड कैन बी टिल्टेड थ्रू अ स्मॉल एंगल फॉर कटिंग अर्थ। ब्लेड जो हमारा ये है, इसको थोड़ा सा एंगल में हम मोड़ सकते हैं ताकि हमारा जो मिट्टी है वो काट सके उसे। ठीक है, सीधा सीधा तो देखिए ऐसे होगा, लेकिन ये एंगल में जब इसको मोड़ देंगे, इस तरीके के एंगल में मोड़ देंगे, तो क्या करेगा? ये मिट्टी को काटते हुए आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो एंगल टाइप डोजर एक होता है जिसमें आपका मिट्टी को ये काटते हुए चला जाता है। पुशर आर्म, पुशर आर्म से क्या होगा? हमारा ब्लेड अटैच रहता है। ठीक है, जिसकी मदद से हम ब्लेड को, ब्लेड हमारा पोजीशन पे रहता है किसकी मदद से? पुशर आर्म्स की मदद से। ओके, ऊपर नीचे होता है हाइड्रोलिक रैम्स की मदद से। और ये ब्लेड ऐसा सीधा है, इसको थोड़ा सा टिल्ट ब्लेड वाला रहता है, तो इस तरीके का टिल्ट कर देंगे तो ये आगे बढ़ेगा, तो इस मिट्टी को कोड़ते हुए आगे बढ़ जाएगा। चलिए, जो क्रॉलर यूनिट्स है वो ऑन आइदर साइड ऑफ अंडर कैरिज, मतलब दोनों, जो हमारे दोनों चेन हैं वो अलग अलग मूव कर सकते हैं। ठीक है, दोनों चेन जो है वो अलग अलग मूव कर सकते हैं। ये चेन, मान लीजिए ये चेन मूव करे, ये चेन को अपन मूव नहीं कर रहे हैं, ये चेन को मूव करेंगे तो हमारा मशीन इस तरफ घूमने लगेगा। ठीक है, इसको अपन ब्रेक मार के रख, इस वाले को अपन मूव नहीं कर रहे हैं, इसको मूव करेंगे तो देखिए ये अपने पोजीशन पे रहेगा, और ये वाला चेन इस तरीके से अपने जगह पे घूम जाएगा, मतलब हमारा मशीन भी घूम जाएगा। इसी तरीके से क्या होगा?
ऐसा इसको बनाया गया है। सारे क्रॉलर माउंटेड ऐसे ही रहते हैं कि इस ब्लेड को अपन नहीं घुमाएंगे, इस ब्लेड को सिर्फ आगे बढ़ाएंगे तो ये इस तरीके से आपका मशीन इस तरफ घूम जाएगा। ये यही पोजीशन पे अपना घूमेगा और ये मशीन आगे बढ़ते बढ़ते इस तरफ घूम जाएगा। ठीक है। हम्म। द क्रॉलर चेन कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ ट्रैक पैड्स, इस तरीके के। ठीक है। क्रॉलर चेन तो आप लोगों ने देखा होगा, इस तरीके के ट्रैक पैड्स बने रहते हैं बहुत सारे। ठीक है, कनेक्टेड रहते हैं जॉइंट टुगेदर। ट्रैक पैड्स इस तरीके के रहते हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं एंड ड्रिवन बाय ए स्प्रॉकेट एट द रियर एंड। देखो आपका ऐसा चेन रहेगा। ठीक, ये क्या रहेगा, चेन है आपका। ठीक, इस तरीके का चेन रहता है। तो अपन का क्या बोल रहा है वो, रियर मतलब पीछे की तरफ क्या रहेगा, आपके बाइक में देखे होंगे स्प्रॉकेट। ये स्प्रॉकेट समझ रहे हैं, जो बाइक में देखे होंगे काटा काटा निकला रहता है, वो आगे तरफ रहेगा। एंड सपोर्टेड बाई इडलर एट द फ्रंट एंड, सामने में एक ऐसा गोला सही रहेगा जिसको इडलर बोलते हैं। ये सपोर्ट करेगा, मूव करेगा क्या, ये रियर में जो ये स्प्रॉकेट वाला है इसकी मदद से मूव करेगा। इस तरीके के आपका चेन रहेगा। ठीक है। कांटा काटा आपने बाइक का चेन तो देखे हैं, उस तरीके से कांटा काटा को क्या बोलेंगे, स्प्रॉकेट। और इडलर सिंपल सा गोला सा रहेगा जिसमें आपको सपोर्ट मिलेगा। घूमने वाला समझ में नहीं आया सर? अच्छा, चलिए। ये आपका मशीन है। ठीक है। स्प्रॉकेट देखो यहाँ पास क्या है, स्प्रॉकेट है और सामने वाला सिर्फ एक गोला सा इडलर है, वो सपोर्ट कर रहा है, इसकी मदद से घूम रहा है। अब घूमने वाला समझ में नहीं आया, घूमने कैसे घूमेगा। देखो ये डोजर, आपका डोजर का इमेज ये। हाँ, मान लो आपका ये एक चेन है, ये एक चेन है और ये एक चेन है। दोनों चेन पर घूमेगा तो क्या होगा, आपका मशीन आगे की तरफ बढ़ेगा। दोनों चेन घूमेगा, दोनों मूव कर रहा है। ठीक है, दोनों मूव कर रहा है तो मशीन क्या हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब मशीन को आपको इधर टर्न करना है। इधर टर्न करना है तो क्या करेंगे आप, इस चेन को नहीं ड्राइव करेंगे। ओके। दो लीवर इस तरीके से मान लो रहता है आपके, हैंड लीवर इस तरीके से रहता है, दो ठो लीवर आपका इस तरीके से, दो ठो लीवर है। ठीक, ये लीवर भी आगे बढ़ाएंगे, ये लीवर भी आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपका दोनों चेन आगे बढ़ रहा है। ओके। अगर अब इस चेन को हम, इस लीवर को अपन छोड़ दिए, ठीक है, तो ये चेन आगे नहीं बढ़ेगा, ये वाला चेन आगे बढ़ेगा। तो क्या होगा, ये चेन अपनी जगह पे है और ये वाला चेन आगे बढ़ रहा है। तो ये जगह, ये अपनी जगह पे है, ये वाला आगे बढ़ रहा है। तो अपन का मशीन क्या होगा, इस तरफ घूमने लगेगा। ठीक है, ये चेन तो बढ़ ही नहीं रहा है, ये चेन तो बढ़ ही नहीं रहा है, ये चेन को अपन ऑपरेट कर रहे हैं, ये चेन को ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, अपने जगह पे मशीन इस तरफ घूम जाएगा। क्लास ऑफ होने के बाद पूछना पड़े तो कैसे पूछ। हाँ, आप मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। क्लियर। क्लास ऑफ होने का कुछ पूछना है तो व्हाट्सएप मैसेज ग्रुप में कर सकते हो, वहाँ रिप्लाई नहीं मिला तो पर्सनल मैसेज कर सकते हो। समझ में आ गया। पीछे तरफ एक स्प्रॉकेट रहता है, आगे एक रोलर रहता है एंड इट हैज ट्रैक रोलर्स एट द लोअर पोर्शन इनसाइड द क्रॉलर चेन। चलिए, देयर इज अरेंजमेंट फॉर टेंसिंग द ट्रैक चेन्स। ट्रैक चेन्स ढीला हो सकता है तो अपन एक अरेंजमेंट रखते हैं जिसको अपन, ट्रैक चेन है उस, वो तो भाई ढीला, जैसे आपका बाइक के चेन्स क्या हो जाते हैं, ढीला हो जाते हैं, तो ट्रैक चेन का क्या होगा, टेंशनिंग का एक अरेंजमेंट रहता है जिससे अगर मान लीजिए ये ढीला भी हुआ तो उस अरेंजमेंट से टेंशनिंग फिर से अपना टेंशन में आ जाएगा। ठीक है। जितना क्रॉलर सब ऐसे ही घूमता है बिल्कुल, जितने भी क्रॉलर माउंटेड मशीन्स होते हैं सब ऐसे ही होते हैं। दो आपके इस तरीके के लीवर रहेंगे। ठीक है, दो लीवर आपके इस तरीके के रहेंगे। उसको अगर ऑपरेटर दोनों को आगे करेगा, ये दोनों को आगे करेगा तो दोनों चेन घूमेगा, एक को छोड़ देगा और दूसरे को बस दबा के रखेगा तो एक ही चेन मूव करेगा। क्रॉलर माउंटेड ऐसे ही होता है। मैंने जेसीबी चलाया भी है, जो पीसी हमने देखा था ना, वो सब मैंने चलाया भी है, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। आप लोग जब फील्ड में घुसेंगे तो ऑपरेटर को दोस्त डांट डपट के ले लीजिएगा, चला लीजिएगा। सर ट्रैक्टर में भी ऐसा अरेंजमेंट रहता है। ट्रैक्टर में, ट्रैक्टर जो अपना खेत वाला ट्रैक्टर, खेत वाला ट्रैक्टर तो नहीं रहता यार। इंपॉर्टेंट पोर्शन यार, ये पार्ट्स ही इंपॉर्टेंट थे कि इस पार्ट्स में से एक पार्ट्स का आपको नाम दे देगा, बोलेगा ये किस मशीन से रिलेटेड है, या इन चारों में से डोजर का कौन सा पार्ट है। ये एक इम्पोर्टेंट है। 5 से 6 मीटर वाइड आपका ब्लेड रहता है, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी ठीक है, चलिए इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट में आ जाते हैं।
प्रेशर ऑफ डोजर ऑन द ग्राउंड इज ओनली अबाउट 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ग्राउंड में जो प्रेशर पड़ता है डोजर के द्वारा वो क्या है, 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखो जो मैंने ट्रैक वाला बताया था वो यहाँ लिखा है। ठीक है, टेंसिंग ट्रैक रहता है। बोथ क्रॉस चेन्स हैव सेपरेट क्लचेस, दोनों चेन्स जो हैं उसका अलग अलग क्लच है। ठीक है, फॉर स्टीयरिंग डोजर टू राइट, द राइट साइड इज डी क्लच। राइट साइड मोड़ना है तो राइट साइड वाले चेन को अपन क्या करेंगे, डी क्लच कर देंगे और ये लेफ्ट वाला चलते रहेगा। ठीक है, द लेफ्ट साइड इज क्लच, इट मूव्स एंड टर्न्स द डोजर फॉर मार्चिंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड, बोथ द क्लचेस आर एंगेज। जो मैंने अभी इमेज से ये सब बचाया वो सब अलग अलग है। ठीक है, बोथ वही चीज लिखा हुआ है, इसको आप पीडीएफ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कैपेसिटी ऑफ डोजर रिप्रेजेंटेड बाय इट्स इंजन पावर इन किलोवाट। हाँ, जैसे हम शॉवेल को बोलते हैं क्यूबिक मीटर में, ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट चीज है कि शॉवेल को हम कैसे बोलते हैं कि 10 क्यूबिक मीटर का शॉवेल है। डंपर को बोलते हैं 110 टन का डंपर है। ठीक है, डंपर को टन में बोलते हैं, शॉवेल को क्यूबिक मीटर में बोलते हैं। और तो डोजर को किससे बोलेंगे, किलोवाट। डोजर को हम कैसे डिनोट करते हैं, 240 किलोवाट का है, 410 किलोवाट का है, तो डोजर को हम इस तरीके से बताते हैं कि इतने किलोवाट का डोजर है। ठीक है, उसकी कैपेसिटी को किलोवाट से शो करते हैं। ठीक, कॉमन इंडिया बट इन बिगर ओपन कास्ट माइंस पावर टू डोजर 810 किलोवाट तक का बड़े बड़े ओपन कास्ट माइंस में चलता है। ठीक है, तो इसको किलोवाट से अपन डिनोट करते हैं कि इतने किलोवाट का डोजर है। ड्यूरिंग मार्चिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, डोजर इज नॉट रन फास्ट टू प्रिवेंट अनड्यू वियर ऑफ इट्स पार्ट। ठीक है, मार्चिंग के दौरान अपने को ज्यादा तेज नहीं चलाना है। डेट वाला पीडीएफ नहीं डाले। हाँ यार, मैंने रूल्स का डाला था। ओके, रूल्स का डाला था, फर्स्ट एड का डाला था। डेट वाला मैंने बहुत खोजा यार, मिला नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा खोजूंगा, मिल जाएगा, मैं डाल दूंगा। व्हाट्सएप नंबर में लास्ट में इसी में टाइप कर दूंगा, आप व्हाट्सएप नंबर मेरा ले लेना। ठीक है, लास्ट में, क्लास की लास्ट में याद दिलाना, व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। कुछ माइंस में टायर माउंटेड डोजर्स भी यूज होते हैं, इसलिए अगर टायर माउंटेड का बोथ का ऑप्शन आएगा कि टायर माउंटेड होता है, क्रॉलर माउंटेड होता है, बोथ का ऑप्शन आएगा तो आप बोथ को टिक करेंगे। अगर बोथ का ऑप्शन नहीं है तो आप क्रॉलर माउंटेड को ही टिक करेंगे। ठीक है, लाइट वर्क, क्लीनिंग वर्क नियर शॉवर्स। 45 डिग्री से अधिक है तो क्या समझे, 45 डिग्री से अधिक है मतलब 46 47 है, बिल्कुल। जब 1 in 4 वाले में कंफ्यूजन होता है, 45 से अधिक है तो 46 47। ओके, आप उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि 1 in 3 बड़ा है कि 1 in 5। ठीक है, 1 in 3 बड़ा है कि 1 in 5, तो ये मान के चलिए 1 in 3 बड़ा है, मतलब 1 in 3 ज्यादा स्टीप है, 1 in 5 थोड़ा कम स्टीप है। ठीक है, इसको इस तरीके 1 in 3 1 in 5 ऐसे, वो इसको तो आप जानते हैं ना 1 in 3 क्या होता है। मान लो आपका रोड ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि हर 1 मीटर में 3 मीटर ये हाइट बढ़ जा रहा है। ठीक है, 1 in 3 का वर्ड मतलब क्या होता है, 1 in 3 का मतलब होता है कि हर 1 मीटर में ये 3 मीटर हाइट बढ़ जा रहा है। ओके, इसका मतलब ये है। अब देखो आपका 1 in 5 है, सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया ना, उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी, ये मैंने उल्टा लिख दिया। ठीक है, हर 3 मीटर में क्या हो रहा है, 1 मीटर हाइट बढ़ रहा है, और वही 1 in 5 रहेगा तो क्या होगा, हर 5 मीटर में 1 मीटर हाइट बढ़ेगा, तो आपका ऐसा थोड़ा सा और स्टीप हो जाएगा। क्लियर, उल्टा, ठीक है, ठीक है, मैंने ठीक कर दिया उसको। बेंच का फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, बेंच का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना बेंच लोड ले सकता है और उसमें कितना लोड दिया जा रहा है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो किसी भी चीज का यही होता है कि उस चीज को में कितनी उसकी क्षमता है और उसके ऊपर कितना लोड दिया जा रहा है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसी भी चीज का यही होता है। बैक 1.5 टू 1.7 किलोमीटर के लिए क्या मतलब, नहीं, 1 मिनट रुको सर, एमटीआर मीटर में एक, क्लियर नहीं हो रहा भाई, क्या लिख रहे हो, बैक 1.5 टू 1.7 किलोमीटर के लिए। चलिए, क्या लिखा है यार, बैक 1.5 टू 1.7 करने के लिए क्या, चलो हटाइए, लास्ट में इसको देख लेंगे। ठीक है,
हाँ, सेफ्टी डिवाइस ऑफ डोजर। डोजर का सेफ्टी डिवाइस क्या क्या है? ब्रेक लाइट सब में होता है, डोजर में भी रहेगा। ओके, ब्रेक लाइट तो सेफ्टी डिवाइस है ही, चाहे किसी में भी वो ब्रेक लाइट रहेगा, वो सेफ्टी डिवाइस है। स्टडी ऑपरेटर केबिन, रोल ओवर टाइप, मैंने केबिन के बारे में बताया था कि केबिन इस तरीके का रहेगा कि रोल मतलब क्या होता है? घूम जाना, ठीक है, अपने जगह पे। मतलब डोजर पलटा और इस तरीके का रोल भी हो गया तो भी ऑपरेटर को कुछ नहीं होगा, ठीक है। रोल ओवर टाइप केबिन इसी तरीके का होता है, ऐसा केबिन बनाया जाता है कि वो रोल भी हो गया, डोजर पलट के रोल हो गया तो भी ऑपरेटर सेफ हो, उसको रोल ओवर टाइप ऑपरेटर केबिन कहते हैं, ठीक है। होसेस ऑफ वायर रेजिस्टेंट, फायर रेजिस्टेंट टाइप होसेस, जिसके अंदर हाइड्रोलिक ऑयल दौड़ते हैं, वो कैसे रहेंगे? फायर रेजिस्टेंट रहेंगे, ठीक है, फायर प्रूफ बोल सकते हो आप इसको। पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर आपके डोजर में हमेशा रहेगा, ठीक है। डोजर वगैरह में क्या होता है, बहुत गर्म डोजर चलते चलते बहुत गर्म हो जाता है, इसमें आग लगने की चांसेस बहुत रहती हैं, इसलिए डोजर डंपर ये सब में क्या रहता है, अलग से पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर तो आप लोग जानते हैं, ऐसा सिलेंडर है जो हाथ से ऑपरेट हो जाता है, ठीक है, उसको अपन पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। जगह जगह हॉस्पिटल वगैरह कहीं भी बिल्डिंग्स में आप इस चीज को देखे होंगे, इसको पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। ये आपके डोजर और डंपर ये सब चीजें में होनी चाहिए। सीट बेल्ट जानते हैं, सीट बेल्ट रहेगा। एवीए, ऑडियो विजुअल अलार्म आपका रहेगा ही। एवीए हमारा सारे एचईएमएम में रहता है, ठीक है, हमने सबसे शुरू में ही पढ़ा था कि कॉमन टू ऑल एचईएमएम, उसमें ही हमने पढ़ लिया था कि एवीए होता है। ओके, तो एवीए आपका सारे एचईएमएम में रहेगा ही, क्योंकि बड़े बड़े मशीन्स होते हैं वो बैक करेगा, तो का ऑडियो विजुअल अलार्म बजना चाहिए। एवीए को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका है कि जब भी बैक गियर लगेगा तो क्या करेगा, आपका ऑडियो मतलब सुनाई दे, विजुअल मतलब दिखाई दे। विजुअल मतलब क्या, आपका इंडिकेटर चारों तरफ जलने लगेगा, ऑडियो मतलब बीप बीप टाइप का आवाज आने लगेगा, तो इसको बोलते हैं ऑडियो विजुअल अलार्म। ओके, प्रिकॉशन इन डोजर ऑपरेशन। एवीए का किस किस में नहीं? प्रिकॉशन इन डोजर ऑपरेशन, डोजर ऑपरेशन में क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? बिफोर मूविंग द डोजर, डोजर मूव करने से पहले ऑपरेटर को अ, चारों तरफ घूम कर देखना है कि आसपास कोई है तो नहीं। क्या होता है, गर्मी के सीजन में डोजर के आस ब्लेड के पास जाके आदमी बैठ जाता है, ठीक है, सो जाता है, तो ये ऑपरेटर की जिम्मेदारी है कि चारों तरफ पहले घूम के देख ले, वरना शहीद हो जाएगा कोई ना कोई। बिफोर टेकिंग द डोजर नियर द शॉवेल, ही सर, हाँ, शॉवेल के पास जब डोजर ले जाएगा तो पहले उसको शॉवेल ऑपरेटर से आई कांटेक्ट करना है और श्योर होना है कि शॉवेल ऑपरेटर को पता है कि डोजर हमारे मशीन के आसपास चल रहा है। नहीं तो शॉवेल ऑपरेटर, बड़ा मशीन, शॉवेल बड़ा मशीन, वो धक्का मारेगा अपने बकेट से, वो धक्का मारेगा अपने बकेट से तो शॉवेल डैमेज हो जाएगा। इसलिए भैया जब भी जाएगा तो शॉवेल ऑपरेटर को पहले देख लेगा, सिग्नल देगा कि भैया मैं आ गया हूँ, और वो क्या करेगा, शॉवेल को बंद करेगा और डंपर, ठीक है, जब शॉवेल डंपर बंद हो जाएंगे तभी डोजिंग करेगा। अब बोलेंगे शॉवेल के पास इसका क्या काम? शॉवेल जब लोड करता है डंपर में तो बहुत से मटेरियल आधे डंपर में जाते हैं, बहुत ज्यादा डंपर में जाते हैं, थोड़े बहुत साइड में गिरते रहते हैं, तो ये क्या, ये जगह अपना खराब हो जाता है, तो अपन क्या करते हैं, डोजर ले जाके इस जगह को क्लीन करते हैं, ठीक है। तो वहां जब भी जाएगा डोजर ऑपरेटर तो उसको इस तरीके से करेगा कि शॉवेल और डंपर जब बंद हो जाएंगे तभी ले जाएगा। डोजर शुड नॉट बी टेकन टू नियर द क्वेरी फेस और साइड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटली बाई फॉल ऑफ द मटेरियल। अब देखो, क्वेरी फेस के मान लो ये क्वेरी फेस है, ये क्वेरी फेस है, इसके एकदम पास नहीं जाना है उसे। ओके, ये तो ज्यादा बड़ा क्वेरी हो गया। डोजर को क्या बोल रहा है, ये इसके एकदम पास नहीं जाना है, ठीक है, कि यहाँ पास जाके डोजिंग कर रहा है, तो क्या होगा, यहाँ एक्सीडेंटली इसमें गिरेगा तो डोजर डैमेज हो जाएगा। तो ये हो गया। फॉर डोजिंग नियर एज ऑफ क्वेरी बेंच, डोजर shall be at right angle to it as a precaution against danger of toppling of dozer। अब क्या बोल रहा है, डोजर मान लो यहाँ पास डोजिंग कर रहा है, यहाँ पास डोजिंग कर रहा है तो क्या करेगा, राइट एंगल में हमेशा इस तरीके से डोजर चलाएगा, इस तरीके से चलाएगा, तो क्या होगा, चेन एक ठो नीचे जाएगा, गिरने का डर रहेगा। इसलिए राइट एंगल मतलब क्या, ये हमारा एज है, तो हमेशा राइट एंगल ऑफ एज में ही होगा। प्री स्टार्ट अलार्म देखो क्या होता है, वो ऑपरेटर की जिम्मेदारी रहता है कि आप जब भी अपने एचईएमएम को मूव करो तो पहले हॉर्न बजाओ 2 बार, ठीक है, तो प्री स्टार्ट अलार्म आपका
वहाँ ऑपरेटर की जिम्मेदारी में चला जाता है। क्लियर? ये रिपीट हो गया, जो अभी हमने पढ़ा ये चीज रिपीट हो गया है। क्या क्या प्रिकॉशन होगा डोजर ऑपरेशंस में? डोजर से बी पार्क्ड ऑन, हाँ, डोजर जब भी पार्किंग करेगा, क्या फिर से ये रिपीट हो गया? ओके, तो इसमें कुछ खास नहीं था, जो इम्पोर्टेंट है उसको हम खुद भी रिपीट करेंगे। आप एक बार इसको पीडीएफ पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब देखो डोजर ऑपरेटर का जिम्मेदारी में भी आपके क्वेश्चन, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डोजर ऑपरेटर लास्ट में आएगा। तो उसमें क्या आ जाता है, ये सब चीजें आ जाती है कि डोजर ऑपरेटर को पार्क कहाँ करना है, हार्ड और लेवल ग्राउंड में। मतलब ऐसे ढाल वगैरह में पार्क नहीं करना है, लेवल ग्राउंड होना चाहिए, समतल ग्राउंड, और हार्ड होना चाहिए, ये नहीं कि कीचड़ वगैरह हो। एट अ सेफ प्लेस विच डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट मूवमेंट ऑफ एनी अदर मशीनरी। ऐसा जगह नहीं करना है कि दूसरे मशीन, राइट एंगल वाला फिर से, अच्छा देखो, राइट एंगल वाला ना, हमारा डोजर जब भी डोजिंग करेगा तो इस तरीके से करेगा, ठीक है, ये फेस का एज है, ठीक, तो आपका डोजिंग इस तरीके, इस एंगल में करेगा हमेशा। ओके, इस एंगल में करेगा, जो कि 90 डिग्री, किससे बोलेंगे अपन, 90 डिग्री फेस से बोलेंगे। ओके, ये 90 डिग्री फेस से हमारा करेगा। और अब मान लीजिए आपका डोजिंग इस तरीके से करेगा, ठीक है, 90 डिग्री से अलग, तो क्या होगा, चेन आपका एक नीचे जा सकता है कि आप गड्ढे में गिर सकते हो। या फिर इस तरीके से करेगा तो एक चेन आपका गड्ढे में गिर सकता है। तो एज अ सेफ्टी प्रिकॉशन हमें क्या करना है, जितना भी डोजिंग करना है एज में, तो इस तरीके से इस डायरेक्शन में करने की कोशिश करेंगे। ओके, डोजर एक, ये 1 in 3 इंपॉर्टेंट है कि डोजर का 1 in 3 से ज्यादा ग्रेडियंट में काम नहीं करेगा। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, डोजर शेल नॉट बी वर्कड ऑन अ ग्रेडियंट मोर देन 1 in 3। डोजर शेल नॉट बी यूज फॉर डोजिंग मटेरियल एट बेस ऑफ ओबी डंप। हाँ, एक हमारे जयंत एनसीएल के जयंत माइंस में क्या हुआ था, ओबी डंप में उस वो डोजिंग कर रहा था, ओबी डंप के नीचे में। ओबी डंप मान लीजिए ये है, ठीक है, ये हमारा माइंस है, ये ओबी डंप है। ओके, ओबी डंप का बेस क्या हो गया, ये ओबी डंप का नीचे वाला एरिया क्या हो गया, ये। तो हमारा डोजर क्या कर रहा था, यहाँ पास जाके डोजिंग कर रहा था, ये ओबी ओबी डंप के यहाँ पास जाके डोजिंग कर रहा था। तो फिर क्या हुआ, मटेरियल स्लाइड हो गया, ये जो ओबी डंप है ये स्लाइड हो गया और डोजर के साथ वो दब गया। तो इसलिए ये प्रिकॉशन में कहा जाता है कि डोजर को कहाँ पास हमें डोजिंग नहीं करना है, ये जो ओबी डंप का जो बेस वाला एरिया है ना, सबसे नीचे वाला एरिया, यहाँ पास हमें क्या करना है, डोजिंग नहीं करना है, क्योंकि ये डंपिंग स्लाइड होने का खतरा बने रहता है। ओके, सिंस द मटेरियल में स्लाइड, ठीक है, सच एक्सीडेंट अकर्ड इन जयंत ओपन कास्ट ऑफ एनसीएल इन दिसंबर 2008। ओपन कास्ट जयंत ओपन कास्ट एनसीएल में ये एक्सीडेंट हो चुका है कि डोजिंग कहाँ नहीं करना है, ओबी डंप के बेस में नहीं करना है। व्हाइल मार्चिंग द शेल, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हैं तो रिवर्स पोजीशन में नहीं ले जाना है, ये सब चलिए, ये सब तो जनरल वाली बातें हैं। नो बडी शैल स्टैंड ऑन डोजर ब्लेड, ठीक है, इट्स आर्म वाइल इंजन इज रनिंग। इंजन रन है तो आपको डोजर ब्लेड में वैसे भी खड़ा नहीं होना चाहिए। मान लो मेंटेनेंस वाले जाते हैं तो मेंटेनेंस वालों को भी क्या करना है कि इंजन जब रनिंग है तो डोजर के ब्लेड ब्लेड में जाके खड़े ना हो। ये एक केस अभी अभी कुसमुंडा में हुआ है कि हमारा एक मैकेनिक जाके उसका और वो बना रहा था, क्या बना रहा था, और सेल्फ स्टार्ट, डोजर का सेल्फ स्टार्ट खराब हो गया था, वो जाके बना रहा था। तो क्या हुआ, डोजर का जैसे उसने सेल्फ स्टार्ट बनाया, तो क्या हुआ, सेल्फ स्टार्ट से हमारा डोजर चालू हो गया। और उसका गलती ये था कि ब्लेड जो था डोजर का वो हवा में था। ओके, ब्लेड हवा में था, इसको ग्राउंड में हमेशा रखना है ब्लेड को। तो वो डोजर आगे बढ़ने लगा, जिससे क्या हुआ, वो जो मैकेनिक था गिर गया और डोजर की चपेट में आ गया। तो हमेशा क्या करना है, इंजन जब रनिंग है तो ब्लेड के जाके खड़े नहीं होना है। ब्लेड शैल बी लोअर टू द ग्राउंड एंड इंजन स्टॉप, ये सबसे बड़ा सेफ्टी फीचर्स है कि जब भी हमें इंजन स्टॉप करना है तो ब्लेड को जमीन में रखो, ठीक है, बिफोर एनी रिपेयर एडजस्टमेंट इज कैरिड आउट। सेम केस जो मैंने बताया अभी एक्सीडेंट, वो इसी कारण हुआ था कि ये जो ब्लेड था वो हवा में था। बिफोर लीविंग द मशीन ऑपरेटर रेस्ट द ब्लेड ऑन द ग्राउंड एंड स्टॉप द इंजन, मतलब ब्लेड को ग्राउंड में ही अपने को दबा के रखना है, हवा में ब्लेड को कभी नहीं रखना है जब भी मशीन बंद कर रहे हैं। डोजर प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ नॉइज, ऑपरेटर शैल यूज ईयर मफ फॉर प्रोटेक्शन। ये सब तो ठीक है, जनरल बातें हैं। तो ये क्या था, डोजर। डोजर में इंपॉर्टेंट ये 1 in 3 हो गया। और आपको ये पूछ सकता है कि ऑपरेटर को क्या क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो उसमें एक ऑप्शन रहेगा कि डोजर ब्लेड हवा में है, इंजन स्टॉप नहीं है,
4 ठो ऑप्शन इस तरीके से दे देगा, तो इसमें से इस तरीके के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि कहाँ कहाँ डोजर को नहीं चलाना चाहिए, रिवर्स में रिवर्स पोजीशन में मार्च नहीं करना चाहिए। ठीक है, 4-5 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा सही सही है या इनमें से कौन सा गलत है। ठीक है, रिपर जो मैंने दिखाया अभी, एक हल जैसा अटैचमेंट हम क्या करते हैं, डोजर के पीछे में लगा देते हैं, तो वो कहलाता है रिपर डोजर। ओके, Ripper is not a separate machine, it is a plough-like attachment fitted to the rear end of the dozer to rip the ground. It rips soil, soft stone, shale, bend like a plough ripping the earth. क्या होता है, रिपर अलग से मशीन नहीं है, ये एक अटैचमेंट है ऐसा हल जैसा, जो कि आपके डोजर के पीछे में प्लफ हल जैसा लगा देते हैं। ठीक है, रियर एंड, और वो क्या करता है, रिप मतलब खोदता है किसको, सॉफ्ट सॉइल को, स्टोन, शेल, बैंड, प्लफ, बिना किसी ब्लास्टिंग का उस मटेरियल को, मतलब सॉफ्ट मिट्टी है तो उसको खोद देता है। इन कोल माइंस सिंगल सैंक रिपर मतलब समझ रहे हैं, एक ठो यदि ऐसा रहेगा तो उसको सिंगल सैंक बोलते हैं। अब इसी के साथ 2-3 ठो इस तरीके से रहेगा तो मल्टी शैंक बोलते हैं। ठीक है, अगर एक रहा तो सिंगल शैंक इज यूज्ड। कोल माइंस में सिंगल शैंक ज्यादा यूज होता है। इन अदर प्लेसेस वेयर ग्राउंड इज सॉफ्ट, टू शैंक रिपर इज यूज्ड। जहाँ सॉफ्ट ग्राउंड रहेगा वहाँ 2 रिपर भी यूज होता है। अब देखो ये जो रिपर है वो कितना अंदर तक जा सकता है ग्राउंड के, आधा से 1 मीटर अंदर। इट कैन बी पुश्ड। स्पीड, स्पीड किसका, डोजर का। स्पीड अभी आया था क्या यार, स्पीड छूट गया क्या। चलो स्पीड आपका इसमें आ जाएगा। डोजर तो शुरू में ही है यार, सॉरी। ये आपका डोजर है, टाइप्स ऑफ डोजर। स्पीड हो गया 13 किलोमीटर पर आवर। ओके, स्पीड डोजर का कितना हो गया, 13 किलोमीटर पर आवर, की क्रॉलर मॉनिटर रहता है, अपन इसको धड़ाधड़ धड़ाधड़ निकाल देते हैं। ठीक है, ये अपन नोट्स भी पढ़ेंगे। अपन क्या कर रहे हैं, पहले इस वाले इसको पढ़ ले रहे हैं, फिर नोट्स क्या है जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, इसलिए इसको अपन थोड़ा सा पढ़ ले रहे हैं, नोट्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, 13 किलोमीटर पर आवर, नोट्स में सब कुछ कवर हो जाएगा जो छूट रहा है। ओके, तो कहाँ थे अपन, रिपर में। रिपर था ये आधा से 1 मीटर ग्राउंड में, आधा से 1 मीटर ग्राउंड में खोदता है। डेप्थ ऑफ रिपिंग एंड डोजर स्पीड इज वेरीड बाय द ऑपरेटर अकॉर्डिंग टू हार्डनेस ऑफ स्टार्टर। अब जैसा हार्डनेस रहेगा वैसा अपन डेप्थ में डालेंगे। अब हार्डनेस ज्यादा है तो ज्यादा डेप्थ में नहीं करके थोड़ा सा ऊपर ऊपर का उखाड़ देंगे। और डोजर का स्पीड भी किस पे डिपेंड करेगा, हार्डनेस ऑफ स्टार्टर पे। चलिए ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है हमारा रिपर में, कि आधा से 1 मीटर ग्राउंड में गड्ढा कर देता है हमारा ये रिपर, जो हल जैसा चीज है। चलो ईसीएल का एक माइंस है, जिसमें 80s में क्या होता था, ओबी रिमूवल और एक्सट्रैक्शन किसके मदद से होता था, स्क्रैपर की मदद से होता था और रिपर डोजर की मदद से। ठीक है, लेकिन बाद में उसका स्टार्टर का हार्डनेस बढ़ गया, तो उसके बाद हम ब्लास्टिंग करने लगे, फिर शॉवेल डंपर से उसको उठाने लगे। तो चलो ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ईसीएल का था, लेकिन ये अपने इंडिया में रिपर डोजर का पहले 80s में ये सब चीजें होती थी। रिपर इज क्वाइट हेवी, हेवी होता है। हाँ, नॉर्मल वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ डोजर को कम कर देता है। एफिशिएंसी जो डोजर का ताकत है, शैंक मतलब ये जो अरेंजमेंट है ना पीछे में इस तरीके का, ये जो इसको शैंक, इस अरेंजमेंट को शैंक कहते हैं। ठीक है, आप 3-4 ठो इस तरीके का जो शैंक, 3-4 ठो रिपर जब अटैच रहेगा तो उसको शैंक बोलते हैं। ठीक, इट इज देयर फोर यूज इन माइंस वेयर इट इज ऑब्सोल्युटली नेसेसरी। ओके, ये क्या होता है, डोजर की एफिशिएंसी को कम कर देता है। अब देखो पीछे में मिट्टी में ये गाड़ देंगे, मिट्टी में गाड़ के इसको खींचेंगे तो डोजर का जो ताकत ज्यादा लगेगा। ठीक है, इसके बिना जब डोजिंग करेगा तो बस ये ऐसा अरेंजमेंट रहता है कि उठ जाता है, जो हमने फोटो में देखा था। अब देखो जहाँ आस-पास लोग रहते हैं वहाँ ब्लास्टिंग करने में ज़्यादा रिस्क रहता है, क्योंकि ब्लास्टिंग का मटेरियल उनके घर में जा सकता है। ठीक है, अब गांव वाले हैं, ज़मीन खाली नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ हमें ब्लास्टिंग करने में हमेशा रिस्क रहता है। तो उस जगह पे अपन का रिपर बहुत अच्छा काम करता है, बिना ब्लास्टिंग का सॉफ्ट मटेरियल को हम रिपर की मदद से उठा देते हैं। ठीक है, हाँ फोटो में है, हमने देखा अभी। ट्रैक्टर में लगा रहता है,
वैसा बिल्कुल ट्रैक्टर ही समझ लीजिए, बिल्कुल वही है शेंक। A number of ripper dozer are being used in MCL for loosening OB which is loaded by surface miner। हाँ, MCL में ये बहुत पॉपुलर मशीन है। आपके गेवरा तरफ भी ये होता है बीच बीच में कहीं कहीं। बाकी MCL में ये पॉपुलर मशीन है कि हमारा क्या करेगा, रिपर आपका ओबी या कोयले को फाड़ देता है, फिर उसको लोड कर देता है। तो ये था हमारा रिपर हो गया, डोजर हो गया। अब ड्रैग लाइन हो गया। ये क्या लिखा हुआ था, अच्छा, हमने नाइट्रोजन डिस्कस कर लिया था ना। तो ये क्वेश्चन बहुत कम बुक में नहीं मिलता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि बूम में, ड्रैग लाइन के बूम में कौन सा गैस डाला जाता है, तो नाइट्रोजन गैस डाला जाता है। वो क्यों डाला जाता है, क्योंकि उससे हमें पता चल जाता है कि कहीं क्रैक तो नहीं है। वो पिछले क्लास में इसको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। ओके, ये है अपना ड्रैग लाइन। ड्रैग लाइन में देखो क्या क्या है, इसके पार्ट्स देख लो। ये आपका बकेट रहेगा। ड्रैगलाइन को कैसे बताया जाता है, 2496। ठीक है, इस तरीके से ड्रैगलाइन को बताया जाता है। 2496 का मतलब होता है 24 क्यूबिक मीटर का आपका बकेट है, और 96 मीटर का आपका ये बूम का लेंथ है। ठीक है, इस तरीके से शॉवेल ड्रैगलाइन को शो किया जाता है। 2496 पॉपुलर है, सबसे बड़ा मशीन यही होता है। और एक और रहता है 10/70, जो हमारे एनसीएल में ये दो चलते हैं ज्यादातर। ठीक है, 10 क्यूबिक मीटर का आपका बकेट, 70 मीटर का आपका बूम लेंथ। ये बूम लेंथ कितना हो गया, 70 मीटर, और ये बकेट की कैपेसिटी क्या हो गई, 10 मीटर। तो हमारे सर जैसे मैनुअल ओपन कास्ट का ओवरऑल स्लोप 45 डिग्री का हो, तो मैग्नाइज्ड माइन का ओवरऑल स्लोप क्या होगा। ये तो आप सीएमआर में पढ़ा था ना, 45 डिग्री होता है, बेंच का है ये। ठीक है, वो हमारे ओबी डम का अलग है, 37.5 पोस्ट मटेरियल, वो अभी हमारा पढ़ेंगे हम 105 106। ओके, तो ये 45 डिग्री क्या है, ओपन कास्ट हो चाहे मैग्नाइज्ड हो, सेम रहता है ये बेंच के केस में। चलिए, तो ये कैसे इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि 24/96। अब इसमें 24 क्या है, 96 क्या है, वो पूछेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 24 बकेट का कैपेसिटी बता रहा है, और 96 क्या बता रहा है, बूम का लेंथ बता रहा है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपका आ सकता है कि 10 क्या है, 70 क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये बकेट की कैपेसिटी बता रहा है, ये बूम का लेंथ बता रहा है। कौन सा फिर से बताएं, ये 2496 वाला ना। इस तरीके से हमारा क्या नाम है, जैसे हमने पढ़ा शॉवेल को कैसे बताते हैं कि इतने क्यूबिक मीटर का शॉवेल है। अभी डोजर का हमने बताया किलोवाट से डिपेंड करता है। ठीक है, 240 किलोवाट का डोजर है। तो हम ड्रैगलाइन को कैसे बताते हैं कि 1096 है, 1070 है। 10 मतलब 10 क्यूबिक मीटर का आपका बकेट, 70 मीटर का आपका बूम लेंथ। ओके, ड्रैगलाइन और कौन सा कैपेसिटी वाला होता है, ड्रैगलाइन और भी कैपेसिटी वाले होते हैं। मेनली आपका 1096, 24, सॉरी 2496, 1070, आपका 15, एक मिनट नीचे आएगा, ये चीज आएगा जो आप पूछ रहे हो। ठीक है, अब देखो क्या क्या, एक इससे क्वेश्चन आ जाता है, ये स्प्रेडर। ठीक है, ये आपके पार्ट से क्वेश्चन आ जाता है कि स्प्रेडर कौन से मशीन में यूज होता है। तो ये बकेट में जो ये वाला पोर्शन है उसको स्प्रेडर बोलते हैं। ओके, बकेट ये और बड़ा कर दूं क्या, दिख रहा है आप लोगों की, नहीं दिख रहा है। हम्म, ये बकेट के साथ जो अटैचमेंट है उसको देखिए क्या क्या है। पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं, ड्रैगलाइन के पार्ट से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। 20/90 जूम कर रहा हूँ ना, दिख रहा है। ठीक, ये आपका स्प्रेडर बार है। तो आपको पूछ देगा स्प्रेडर बार कौन से मशीन्स में यूज होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये आपका स्प्रेडर बार है। ओके, ये ड्रैग रोप, एक ये बकेट है, बकेट के नीचे से जो रोप गया है उसको ड्रैग रोप बोलते हैं। और बकेट के ऊपर में जो रोप है उसको हॉइस्ट रोप बोलते हैं। ड्रैग मतलब क्या होता है, घसीटना। जो बकेट को घसीटते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा मिट्टी लोड हो जाता है। बूम का लेंथ और बकेट की कैपेसिटी किस पर वेरी करता है, वो तो हमारे बेंच के हाइट के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कितना बेंच का हाइट ले रहे हैं। ओके, अब हम बूम ज्यादा बूम लेंथ का रखेंगे जब हमारा बेंच का हाइट ज्यादा रहेगा। देखो, जो बकेट के नीचे चेन लगा रोप रहता है जो मशीन के अंदर जा रहा है, इस मशीन में देखना, सॉरी क्या हो गया। हाँ, देखो है ना, मैं बता रहा, एक मिनट। यहाँ देखो, ये एक ये है, इसको ड्रैग रोप बोलेंगे। ठीक है, ये क्या हो रहा है, बकेट के नीचे से मशीन के अंदर जा रहा है। ओके,
और ये जो ऊपर वाला रोप है ना, ये ऊपर वाला रोप, इसको क्या बोलेंगे, हॉइस्ट रोप, जो अभी हम इमेज में देख रहे थे। बूम लेंथ ज़्यादा रखकर बकेट कैपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाँ हाँ, वो बूम लेंथ पे डिपेंड करेगा। अब बड़ा बूम लेंथ है तो हम बड़ा ही कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ड्रैग रोप। ड्रैग मतलब क्या होता है, घसीटना। और हॉइस्ट मतलब क्या होता है, उठाना। ठीक है, तो ये जब हम इस रोप को मैनिपुलेट करेंगे, मतलब अंदर ड्रम से ये रोप है, जब इस रोप को हम खींचेंगे तो हमारा क्या होगा, ये बकेट घसीटाएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, ड्रैग रोप। इसका वर्किंग हमने वीडियो में देखा था ना। क्लियर हो रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? ड्रैग मतलब क्या होता है, घसीटना। ये देखो ये क्या हो रहा है, ये वाला रोप जब खींचते हैं, ड्रैग रोप क्या है, यहाँ पास है, ये वाला इस इमेज को देखो, ड्रैग रोप यहाँ है। जब इस रोप को खींचेंगे तो ये बकेट क्या होगा, मट्टी में घसीटते हुए आगे बढ़ेगा, तो मट्टी इस बकेट में भर जाएगा। ठीक है, जब भर जाएगा फिर क्या करेंगे अपन, ये हॉइस्ट रोप, ये जो ऊपर में हॉइस्ट रोप रखा है उसको जब चलाएंगे तो बकेट हमारा मिट्टी भरा हुआ ऊपर उठेगा। हॉइस्ट मतलब उठाना। ठीक है, तो ये क्लियर रखना कि नीचे वाला रोप क्या होता है, ड्रैग रोप हो, और जो मिट्टी उठा रहे हैं उसको हॉइस्टिंग कहते हैं, हॉइस्ट रोप। क्लियर हो रहा है, ये ड्रैग और हॉइस्ट क्लियर हुआ। आगे बढ़े अपन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो और क्या क्या है। वर्किंग और दिखा दें। वर्किंग मैंने इसका इमेज दिखाया था। यूट्यूब यूट्यूब यूट्यूब। ड्रैग लाइन एक्सकोवेटर। हम्म। ठीक है, चलो देख लेते। 1 मिनट का टाइम लगेगा, देख लेते। ये देखो ये ड्रैग लाइन है। ठीक, ये मेरा ही चैनल है। आप, ये सौरभ बीना का है। ठीक है, ये बीना का है। नीचे ये कोयला उठा रहा है। ये क्या कर रहा है, ये मिट्टी उठा दे रहा है तो नीचे कोयला एक्सपोज हो जा रहा है। ठीक है, तो नीचे हमारा कोयला उठा दे रहा है। ये थोड़ा अनसेफ वर्क है पर उसको इग्नोर करिएगा, है ना। ये देखो ये क्या है, ड्रैग रोप, और ये क्या है, हॉइस्ट रोप। ओके, और बकेट हमारा इस तरीके से लटका हुआ है बीच में। अब देखना क्या क्या होगा, वो देखना। अभी क्या हो रहा है, ये स्विंग पोर्सन है, स्विंगिंग पोर्सन। नहीं, अभी पढ़ाते समय दिखा देंगे, ज्यादा क्लियर होगा, सब देख तो सकते हैं। ठीक है, अभी देखो ये क्या हो रहा है, स्विंगिंग हो रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब देखो, अब क्या हो रहा है, ड्रैग रोप को उसने खींचा। ठीक है, ये ड्रैग रोप को खींचा तो बकेट क्या होगा, धीरे धीरे मिट्टी की तरफ आया। ओके, ये देखो ड्रैग रोप को उसने खींचा, ये वाला जो ड्रैग रोप है, ब्रिटन ने ड्रैग रोप को खींचा। अब क्या हुआ, ड्रैग रोप खींच रहा है तो बकेट मशीन की तरफ जाएगा, और मशीन की तरफ जाएगा। ये देखो अब ड्रैग रोप उसने चालू किया तो ये क्या हो रहा है, बकेट मशीन की तरफ जा रहा है, मतलब ये हमारा मिट्टी लोड हो जाएगा। ड्रैग रोप से क्या होता है, ड्रैग मतलब घसीटना होता है। जब ड्रैग रोप खींचते हैं तो वो घसीट के मिट्टी को बढ़ा देता है, मिट्टी भर जाता है उसमें। अब ये ड्रैग रोप मिट्टी भर गया, तब उसमें हॉइस्ट रोप को खींचेगा, और हॉइस्ट रोप को खींचेगा मतलब उठाना उठाना होता है। अब देखो ड्रैग रोप को उसने खींचना बंद कर दिया, हॉइस्ट रोप मैनिपुलेट कर रहा है, तो बकेट हमारा ऊपर उठ रहा है। तो बस यही है। इस इमेज में देख लो, ये स्प्रेडर बार, इसको स्प्रेडर बार कहते हैं। ओके, इसको बीच बीच में हम देखेंगे। चलिए, समझ में आ गया ड्रैग और हॉइस्ट रोप। ये स्प्रेडर बार हो गया। इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं। हॉइस्ट हो गया, ड्रैग हो गया, स्प्रेडर बार हो गया, और ड्रैग रोप ये यहाँ तक जाता है। ठीक, यहाँ तक के रोप को अपन ड्रैग रोप कहते हैं। ये ड्रैग रोप यहाँ से आता है, ये यहाँ तक गया। ये हो गया आपका ड्रैग रोप। क्लियर। अब ड्रैग रोप के साथ ये जो दो ठो चेन है, इसको राइट ड्रैग चेन कहते हैं, इसको लेफ्ट ड्रैग चेन कहते हैं। ओके, और तो कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं दिख रहा। इसी तरीके से दो ठो इधर भी है, जो लेफ्ट अपर हॉर्स्चन कहते हैं, राइट अपर हॉर्स्चन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रैग लाइन का सर बकेट और बूम का अलावा और कोई पार्ट है? अंदर में ड्रम्स रहते हैं बहुत सारे। अंदर में आपके बहुत सारे ड्रम रहेंगे, जो कि हॉइस्ट ड्रम रहेगा, जो हॉइस्ट रोप को घुमाता है। और क्या बोल सकते हैं आप, हॉइस्ट रोप को जो घुमाता है उसको हॉइस्ट ड्रम कहते हैं, ड्रैग रोप को ड्रैग ड्रम कहते हैं। क्लियर। और पार्ट्स आएंगे अभी पढ़ने तो दीजिए। सर साइकिल ऐसे में भी होता है शॉवेल की तरह। बिल्कुल, ये शॉवेल का बड़ा रूप है एक तरीके से देखा जाए। क्लियर।
देखो क्या क्या है, बूम है, ओके, बूम है, और हॉइस्ट रोप हो गया, ड्रैग रोप हो गया, बकेट हो गया, ये टब, हाँ टब। आपका जो ड्रैग लाइन है ना, वो टब में बैठे रहता है, ये याद रखिएगा। एक चीज ये नहीं, इस इमेज में नहीं दिख रहा है, ड्रैग लाइन, हाँ, ये क्या चीज में, चेन में नहीं बैठे रहता है, ठीक है। आपको एक चीज ध्यान दीजिएगा, चेन क्रॉलर माउंटेड भी होता है और वॉक टाइप, दो टाइप का ड्रैग लाइन होता है। तो आपका जो ड्रैग लाइन है वो किस में बैठे रहता है, एक टब जैसा रहता है, नीचे रोलर बोलते हैं वो, अपन बताएंगे। बूम स्विंग कितने डिग्री तक कर सकता है, ये 90 पूरा 360 डिग्री कर सकता है बूम। ये शॉवेल का बड़ा रूप है, मैं बता रहा हूँ ना। और इमेज नहीं आया ना ड्रैग लाइन का, ठीक। ये जो दिख रहा है ना, ये किसमें, टब में बैठा है, गोला सा रहेगा, उसके ऊपर आपका ड्रैगन बैठे रहता है। और ये जो हवा में रहता है, जिससे हमारा ड्रैगन आगे बढ़ता है, वो हवा में रहता है। और वो टब नीचे आ जाता है, ठीक है। रोटेशन सेंटर ये हो गया, मशीनरी हाउस, बस इतना ही पार्ट है, ओके। और यहाँ पर जो है इसको फेयर लीड कहते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। ए फ्रेम, ए फ्रेम इसमें है, हाँ ए फ्रेम, ये जो ऊपर वाले इसे बूम को जो सपोर्ट करता है, वो यहाँ पास ए फ्रेम रहता है इस तरीके से, ओके। तो ये जो बूम को सपोर्ट कर रहा है ना जो रोप, वो ए फ्रेम में आके आता है। ए फ्रेम इस तरीके का ए शेप का रहता है, जो हमने सॉवेल में पढ़ा हुआ है, ठीक है, जो यहाँ पास है। ये बूम को सपोर्ट अपने जगह पे खड़ा रखने के लिए ए फ्रेम का जो केबल आता है, वो ए फ्रेम में आके गिरता है, ठीक है। ये हो गया। चलिए अब पढ़ेंगे, बहुत कुछ आएगा और देख लेते हैं। ड्रैगलाइन इज अ साइक्लिक और डिसकंटिन्यूस इक्विपमेंट, ठीक है, हमेशा चलते ही रहता है। यूज फॉर हैंडलिंग ऑफ लास्ट ओवर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ड्रैगलाइन के बारे में आप जान लीजिए कि लास्ट ओबी बेंच के लिए काम आता है। आप ये इमेज देखिए, कितना है हमारे पास सीम, क्या है, एक कोयला सीम ये है, एक दूसरा कोयला सीम ये है, और तीसरा कोयला सीम क्या है, इस मिट्टी के नीचे है, ठीक है। ये जो भी मिट्टी है यहाँ पास, तीसरा कोयला सीम, ये जो ड्रैगलाइन उठा रहा है कोयला, उसके नीचे है। तो ये क्या हुआ, लास्ट ओबी बेंच हुआ, ठीक है। तो हमेशा ड्रैगलाइन जो यूज होता है वो आखिरी वाले ओबी को उठाने के काम आता है। हम यहाँ पर ड्रैगलाइन नहीं लगा सकते, हम यहाँ पर ड्रैगलाइन नहीं लगा सकते। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ड्रैगलाइन क्या करता है, ओबी को उठा के डायरेक्ट डंपिंग में फेंकता है, ठीक है। ओबी यहाँ से उठा रहा है और डायरेक्ट डंपिंग में फेंक रहा है, ओबी यहाँ से उठा रहा है और डायरेक्ट डंपिंग में फेंक रहा है, मतलब यहाँ का मिट्टी भर जा रहा है। तो और नीचे कोयला होगा तो ओबी हटाना पड़ेगा, ठीक है, इस ओबी को फिर से हटाना पड़ेगा अगर नीचे कोयला होगा। इसलिए ड्रैगलाइन हमेशा क्या होगा, लास्ट वर्किंग बेंच का मिट्टी को उठाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। ड्रैगलाइन कहाँ, कौन सा मिट्टी उठाता है भाई, तो ड्रैगलाइन आपका लास्ट वर्किंग बेंच का मिट्टी उठाता है। डिस्चार्ज हाइड्रोलिक टाइप पे होता है, कोई दूसरा अटैचमेंट रहता है। डिस्चार्ज, इसमें रोप का ही मेन, ये रोप शॉवेल हमने पढ़ा ना, उसका रोप शॉवेल का ये बड़ा रूप है, ठीक है। इसमें हाइड्रोलिक का ज्यादा रोल नहीं है, ओके। हाइड्रोलिक सिर्फ वॉकिंग के टाइम काम आता है, जब मार्चिंग होता है तो वो मार्चिंग के टाइम आपका हाइड्रोलिक यूज होता है। बाकी रोप शॉवेल का ये बड़ा रूप है, सब रोप से ही काम होता है। बैलेंसिंग डायग्राम इसका होता है, उसको मैं थोड़ा ध्यान से हट रहा है, और उसका मैं नोट्स भी शायद अपने पास अभी नहीं है। बैलेंसिंग डायग्राम मैं बताऊंगा, ठीक है। बैलेंसिंग डायग्राम एक होता है डायग्राम, सॉरी, इसका ड्रैगलाइन का, ठीक है। अभी नोट्स भी अवेलेबल नहीं है, इसको कट, इसको एक की कट करता है, ठीक है। की कट एक वर्ड है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, की कट किस मशीन से रिलेटेड है, तो की कट आपका ड्रैगलाइन से रिलेटेड है, ओके। की कट क्या होता है कि जो ड्रैगलाइन को हम लगाए और ये पहला कट जो देता है ना, मतलब इस तरफ से सटा के, ये हाई वाल से सटा के जो हमारा ओबी पहले उठाता है, तो उसको की कट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बैलेंसिंग डायग्राम है, बहुत थोड़ा पेचीदा चीज है, इसका नोट्स अभी अवेलेबल नहीं है, मैं आपको बताऊंगा बैलेंसिंग डायग्राम के बारे में, ठीक है। की कट आप याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं कि ये जो की कट वर्ड है, ये किस मशीन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये डायग्राम, ये आपके ड्रैगलाइन से रिलेटेड है। लास्ट ओबी बेंच ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। अदर बेंचेस आर एक्सकेवेटेड बाय शॉवेल डंपर कॉम्बिनेशन, और ऊपर के जो बेंच है उसको अपना क्या कौन उठाता है, शॉवेल डंपर से हम उठा लेते हैं। लास्ट वाले बेंच में ड्रैगलाइन लगा सकते हैं। जस्ट एबव द कोल सीम, कोल सीम के जस्ट ऊपर वाला मिट्टी, ठीक है,
Last interburden bench above the deep most coal seam in case of multi seam deposit. अगर मल्टी सीम डिपॉजिट अभी हमने इमेज में देखा, मतलब एक से ज्यादा सीम है, तो सबसे लास्ट वाले कोल सीम के ऊपर वाले मिट्टी को उठाने के लिए क्या यूज होता है? ड्रैग लाइन। ड्रे वाला नोट्स में खोज रहा हूँ, नहीं मिला था। रूल्स वाला मिला तो मैंने भेज दिया, और जो जो मिलते जा रहा है मैं भेज रहा हूँ, ठीक है। A dragline in its normal operation sits on the top of a bench and excavates below its collar level. It transports and dumps its own load through direct casting. ठीक है, इसको साइड कास्टिंग भी बोलते हैं, डायरेक्ट कास्टिंग भी बोलते हैं, साइड कास्टिंग भी बोलते हैं। साइड कास्टिंग में पहले ही बता चुका हूँ क्या होता है। बिना डंपर वंपर की मदद से डायरेक्ट अपन क्या करते हैं, मिट्टी को एक जगह से उठा के दूसरी जगह फेंक देते हैं। उस केस को अपन साइड कास्टिंग कहेंगे या डायरेक्ट कास्टिंग कहेंगे। ओके, अब ये देखो वर्किंग ग्रेडियंट वगैरह है। एक वर्किंग ग्रेडियंट आपका 1:6 to 1:8 है। डोंट मार्च ऑन अ ग्रेडियंट ऑफ मोर देन 10 डिग्री। 6.6 किलो वोल्ट आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है। वॉकिंग स्पीड 0.2 to 0.4 किलोमीटर होता है पर आवर होता है। ठीक, कैन नॉट मार्च फ्रॉम वन माइन टू अनदर माइन। इतने बड़ी मशीन है। लाइफ अप्रोक्सीमेटली आपका 30 से 40 साल होता है। प्लीज सर हिंदी में पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए यार। अब मैं झूठा वादा नहीं करूंगा, लेकिन मैं विनोद सर से बात किया हूँ हिंदी के लिए। वो उन्होंने बोला है कि एक टीम हम लगाएंगे जो कि पीडीएफ को हिंदी में कन्वर्ट करने का काम करेगा, ठीक है। लेकिन अब इसमें कितना टाइम लगेगा मैं ये वादा नहीं कर सकता यार। बेंच से कितने मीटर दूर होता है सर? आप इस इमेज में ही देख लो, 1 से 1.5 मीटर हमारा बेंच से दूर रहता है, ज़्यादा दूर नहीं रहता है। आपका ऑपरेटर को ये सब दिखना चाहिए, ठीक है। ये हो गया कॉमन साइज ऑफ ड्रैगलाइन। हाँ, आप जो साइज पूछ रहे थे ना, तो कॉमन साइज, अच्छा हिंदी वाला भाई बोल रहा है ना, टाइम कम है। बेंच से कितने मीटर दूर? हाँ यार, हिंदी के लिए रुको ना, आज फिर मैं एक बार उनको रिमाइंड कर देता हूँ, है ना। फेस से दूरी यही है, फेस से दूरी यही है भाई। देखो, ये आपका फेस का एंड है, और ये फेस का एंड है, और उससे 1-2 मीटर मान लीजिए पीछे रहता है। 1 से 2 मीटर। साइज हम पढ़ रहे थे, पूछ रहे थे किसी ने, तो साइज क्या है? 1070 2496, जो कि सबसे छोटा 1070 हो गया, सबसे बड़ा 2496 हो गया। ओके, 1590 2090, ये हमारा साइज, कॉमन साइज है, और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। साइकिल टाइम आप लोगों को सबको पता है। एक बार मिट्टी लेने से लेके उसको स्विंग करके डंप करने से लेके दोबारा उस जगह पे आने तक के टाइम को साइकिल टाइम कहते हैं। 55 सेकंड से 65 सेकंड इसका साइकिल टाइम है। ओके, ये हो गया ड्रैगलाइन साइकिल टाइम। ड्रैगलाइन वर्किंग कंसिस्ट ऑफ 6 कंपोनेंट्स। क्या क्या करता है? डिगिंग थ्रू ब्लास्टेड बेंच मटेरियल, लोडिंग द बकेट। डिगिंग, जो ड्रैग ड्रैग रोप बोल रहे हैं, ड्रैग रोप चला के क्या करेंगे हम, उसको मटेरियल को लोड कर देंगे बकेट में। फिर होस्टिंग द बकेट, जो मटेरियल लोड हो गया उसको क्या करेंगे, होइस्ट रोप की मदद से बकेट को ऊपर उठाएंगे, ठीक है। फिर स्विंग द लोडेड बकेट ओवर द डंप एरिया, जो अभी हमने भी वीडियो देखा, ठीक है। बकेट ऊपर उठाया, फिर उसको लोडेड एरिया में स्विंग करेंगे। फिर डंपिंग ऑफ द बकेट लोड, बकेट को जो लोडेड है उसको डंप करेंगे, ठीक है। फिर रिटर्न स्विंग ऑफ एम्प्टी बकेट टू द फेस एरिया, जो फेस एरिया है उसमें दोबारा बकेट को वापस लाएंगे जहां हमें लोड करना है। लोअरिंग द बकेट एट बेंच फ्लोर लेवल टू स्टार्ट द नेक्स्ट साइकिल। ये हमारा साइकिल टाइम ऑफ ड्रैग लाइन है। जो भी वीडियो देखा वही साइकिल टाइम ही है, कि एक बार लोड लेके उसको अनलोड करने तक, फिर उसके बाद दोबारा उस जगह पे आने तक के उसको अपन क्या कहते हैं, साइकिल टाइम। 60 मीटर हाइट है मैक्सिमम डंप का, वो कहाँ का डाटा है? 60 मीटर आपका सरफेस लेवल से है, ठीक है। जैसे डंपिंग हाइट देखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये क्या है, नीचे से है, जो हमारा खदान खोद चुके हैं वहां का है। ओके, लेकिन जो सर्फ वो जो है आप जो बोल रहे हो, अच्छा डाटा किस बुक का है आप ये पूछ रहे हो क्या? शायद सर्कुलर का है ये। अभी तो मैं माइंस में ये चीज़ डिस्कस हुआ था, इसलिए मैं 60 मीटर जान रहा हूँ कि आपका ये सरफेस लेवल ये है, हमारे माइंस का सरफेस लेवल ये है, इससे हम 60 मीटर तक ऊपर जा सकते हैं, ठीक है।
इससे सरफेस लेवल से 60 मीटर ऊपर जा सकते हैं, लेकिन हमारा माइंस तो नीचे खोदते खोदते अपन बहुत नीचे तक चले जाते हैं, तो वो अलग है। ठीक है, किस बुक का है चलो मैं इसको कंफर्म करके आपको कल बताता हूँ। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ये सरफेस लेवल हमारे माइंस का ये है, यहाँ से 60 मीटर से ज़्यादा हाइट नहीं होना चाहिए, और माइंस का लेवल तो बहुत ऊपर हो जाता है, तो फिर उसको, ठीक है। ड्रैगलाइन हो गया। की कट मैंने बताया क्या, मान लो आपका ड्रैगलाइन यहाँ पास खड़ा है, ठीक है, ड्रैगलाइन आपका यहाँ पे खड़ा है, तो आपका ये जो पहला कट लगाएगा ना, जो ओबी ब्लास्टेड मटेरियल मिलेगा उसमें पहला कट जो लगाएगा उसको की कट बोलते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन ऐसा ही बनता है, इससे कैसा क्वेश्चन बनता है कि ये जो की कट वर्ड है वो किस मशीन से रिलेटेड है, तो की कट आपका किस मशीन से रिलेटेड है, ये आपका ड्रैगलाइन से रिलेटेड है। ठीक है, और इस तरीके का बकेट व्हील एक्सकेवेटर में भी क्वेश्चन आता है। ओवरमैन हैंडबुक में बेंच के किनारे 6 मीटर तक रखते हैं। हाँ यार 6 मीटर होगा, बहुत बड़ा मशीन है। चलिए, हाँ ठीक है 6 मीटर। चलिए इतना गलत हो गया था, 1 मीटर मैंने बोला था ना, 6 मीटर होगा, 6 मीटर ज़्यादा भी नहीं होता है, 6 मीटर आपका ये जो जिस जिस जगह पे हमारा मशीन रखा हुआ है वो बेंच के किनारे से 6 मीटर का दूरी होना चाहिए। ठीक है, 1 मीटर बहुत कम हो जाता है, जो कि गिरने के चांसेस होंगे। ठीक है, हम लोग 90 मीटर जानते हैं, क्या 90 मीटर जानते हैं भाई? चलिए इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद सवाल जवाब करते हैं, है ना। रैगलन हो गया। अब देखो, लेंथ ऑफ केबल के बारे में पढ़ा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, पोर्टेबल और ट्रांसपोर्टेबल ऑपरेटर्स जो होते हैं उनका लेंथ ऑफ फ्लेक्सिबल केबल क्या है, 100 मीटर। ठीक है, आपका जो पोर्टेबल और ट्रांसपोर्टेबल ऑपरेटर्स क्या कहलाते हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है, जैसे कि पंप। ओके, ये सब क्या है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है, तो उसका लेंथ हो गया 100 मीटर। और लॉन्ग वॉल कोल कटिंग मशीन, ठीक है, लॉन्ग वॉल वर्किंग में जो है LHD, SDL, ठीक है, शटल कार, आर्मर्ड फेस कन्वेयर, जितने भी अंडरग्राउंड में यूज हो रहे हैं उनका लेंथ हो गया 250 मीटर। ये याद रखना, अंडरग्राउंड में ज्यादातर मशीन जितने भी यूज हो रहे हैं उनका लेंथ हो गया 250 मीटर। ओपन कास्ट HEMM मतलब शॉवेल हो गया, शॉवेल का कितना हो गया, 300 मीटर। ओपन कास्ट में जो भी HMM यूज हो रहे हैं उनका 300 मीटर आपका लेंथ ऑफ फ्लेक्सिबल केबल होना चाहिए। ड्रैगलाइन के केस में 600 मीटर, और बकेट व्हील एक्सकेवेटर में 11 किलोवाट। ड्रैगलाइन में क्या था, 6.6 किलोवाट, ये भी साथ में लिखते जाइए। ठीक है, इसका हो गया 1000 मीटर, शॉवेल का भी 6.6 किलोवाट। ये क्या हो गया आपका 1000 मीटर। तो इसको ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। हो सकता है डायरेक्ट पूछ दे, ड्रैगलाइन का जो केबल है, ट्रेलिंग केबल है ड्रैगलाइन का, उसका कितना लेंथ होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। ओबीडम का ओवरऑल हाइट 90 मीटर जानते हैं सर, अच्छा ठीक ठीक, मैं इसको कंफर्म करके आपको 60 या 90 में कंफर्म बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि माइंस में अभी हमने डिस्कस किया था, उसने 60 बोला था सरफेस से। वो भाई अब GM लेवल का आदमी था, तो मैंने भी बुक नहीं देखा पलट के, तो मैं 60 इसलिए मैंने आपको बताया। लास्ट टॉपिक नहीं है बॉस, इसके बाद आपका बकेट व्हील एक्सकेवेटर बचा है, सरफेस माइनर बचा है, 2 टॉपिक और बच जाएगा। ठीक है, 2 टॉपिक और बच जाएगा, उसको अपन अगले लेक्चर में ये HEMM वाला पोर्शन खत्म कर देंगे। फिर 1-2 लेक्चर और लगेगा और आपका ओपन कास्ट लगभग लगभग खत्म। फिर आप एक्सप्लोसिव, एक इम्पोर्टेंट चीज है आपका, उसको देखते हैं कौन पढ़ाएगा। सॉरी, क्लियर है। ये सब हो गया, ट्रेलिंग केबल आप एक इम्पोर्टेंट चीजें हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके सर, लेकिन बताइए 1 मिनट ना। हाँ, मैं कल कल इसको कंफर्म करके बताऊंगा, बिल्कुल कल के लेक्चर में आप याद दिलाइएगा, ये 60 मीटर 90 मीटर जो कंफ्यूजन है उसको अपन कंफर्म करके बताएंगे। द स्विंग एंगल इज अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री फॉर सिंपल साइड कास्टिंग एंड एक्सटेंडेड बेंच मेथड। 90 डिग्री करेंगे तो बहुत सिंपल, ज्यादातर हम क्या करते हैं, स्विंग एंगल मतलब यहाँ से मिट्टी उठाए और 90 डिग्री में डंप कर दिए। ठीक है, 90 ये सिंपल होता है। बट इट में वेरी फ्रॉम 45 से 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री तक हम इसको डंपिंग कर सकते हैं, क्योंकि इधर डंप नहीं करेंगे, इधर से तो हमारा माइंस और आगे बढ़ना है। माइंस हमारा इतना बढ़ चुका है, यहाँ डंप करने का मतलब क्या है, यहाँ से हम रीहैंडलिंग करके फिर इधर फेंक देंगे। ठीक है, अप टू 180 डिग्री स्विंग इन पुल बैक मेथड। पुल बैक मेथड मतलब समझ रहे हैं, आपका पुल बैक मेथड हमने पढ़ा था कि आधा
हम ओबी डंपिंग से उठाएंगे, बाकी शॉवेल डंपर से उठाएंगे। 180 डिग्री पुल बैक मेथड याद कीजिए, पिछले लेक्चर में हमने पुल बैक मेथड एक पढ़ा था कि ओबी शॉवेल और ड्रैग लाइन के कॉम्बिनेशन से, शॉवेल और ड्रैग लाइन के कॉम्बिनेशन से हम ओबी को उठाते हैं तो उसको पुल बैक मेथड कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बार बार आ रहा है, इसको याद रखिएगा कि शॉवेल टेंडम हम क्या करते हैं, शॉवेल और ड्रैग लाइन की कॉम्बिनेशन से, मतलब ये ड्रैग लाइन मिट्टी उठा के 180 डिग्री पीछे फेंकेगा, फिर यहाँ से हम शॉवेल डंपर की मदद से मिट्टी कहीं और फेंक देंगे। 45 से 90 डिग्री स्विंग वाइल वर्किंग इन वर्टिकल टेंडम। वर्टिकल टेंडम क्या होता है, एक मिनट, आपका क्या क्या मैसेज आ गया, मैंने पढ़ा भी नहीं। रिक्लेमेशन तो लास्ट में पढ़ेंगे, उसको टेंशन मतलब आप। एक्सप्लोसिव देखते हैं कौन लेता है, विनोद सर क्लास कब लेंगे। विनोद सर से आज बात करता हूँ, उनको ही एक्सप्लोसिव लेना था, वो थोड़ा गेट वाले में अभी देखता हूँ, बात करता हूँ मैं। ओपन कास्ट चैप्टर खत्म होने पर इसका एमसीक्यू क्वेश्चन बना दी। बिल्कुल मेरे पास एमसीक्यू इसका बना हुआ है, बल्कि अब रुको आज मैं डाल देता हूँ ऐप में। ठीक है, लास्ट का 15 दिन पहले आपको सबको उसमें मिल जाएगा, क्या चीज, पीडीएफ व्हाट्सएप में। बाकी मैं ऐप में आज ये ओपन कास्ट का एमसीक्यू आपको ऐप में डाल दे रहा हूँ आज मैं। पोर्टेबल और ट्रांसपोर्टेबल के बारे में बता दीजिए सर। पोर्टेबल ट्रांसपोर्टेबल क्या होता है, इसको कंप्लीट कर लें, कितना बचा, अच्छा थोड़ा सा एक दो लाइन ही बचा है। सरफेस मैनर का एक लेक्चर चाहे, बिल्कुल सरफेस मैनर लास्ट में, आपका सरफेस मैनर बहुत बड़ा है। ठीक है, सरफेस मैनर ऐसा है जो थोड़ा एकदम वो है। ठीक है, सरफेस मैनर हम अच्छे से पढ़ेंगे, उसका टेंशन मत लीजिए। ईएमटी को पहले हिंदी में ट्रांसलेट, बिल्कुल यार ईएमटी तुम्हारा, रुको आज मैं बात करता हूँ। पुल बैक मेथड मैंने बताया ना, जो ड्रैगलाइन और शॉवेल दोनों के कॉम्बिनेशन में जो चलता है। ड्रैगलाइन क्या करेगा, पीछे मिट्टी फेंकेगा और पीछे से शॉवेल डंपर के कॉम्बिनेशन में उठा लेगा, तो दोनों जब कॉम्बिनेशन में चलता है तो उसको पुल बैक मेथड कहते हैं। और क्या हो गया, 90 स्पॉइल बैंक का है शायद, हाँ ठीक है, 90 स्पॉइल बैंक। 90-60 वाला कल मैं कंफर्म कर दूंगा। और और कुछ रिपीट, चलो इसको ये वाला टॉपिक एक बार, कहाँ थे अपन, बकेट व्हील एक्सकेवेटर पढ़ेंगे। हाँ, समझ में आया, ये पुल बैक मेथड समझ में आ गया। ये ड्रैगलाइन क्या करेगा, 180 डिग्री में पीछे आके ओबी फेंकेगा, फिर ये ओबी को कौन उठाएगा, शॉवेल डंपर कॉम्बिनेशन। ये हो गया लोअर द स्विंग एंगल, लोअर विल बी द वैल्यू ऑफ एक्चुअल साइकिल टाइम। स्विंग एंगल जितना कम होगा उतना अच्छा साइकिल टाइम हमारा कम होगा। जनरली इट वेरीज फ्रॉम 55 से 65 सेकंड। ठीक है, फॉर सिंपल साइड कास्टिंग, मतलब ये जो हमारा स्विंग एंगल है वो जितना कम होगा 90 डिग्री तक, उतना ही हमारा साइकिल टाइम अच्छा रहेगा। सिंपल एक्सटेंडेड टेंडम साइड कास्टिंग, एक बात बता दीजिए, देखो टेंडम क्या होता है, इस इमेज में ही देखिए आप। टेंडम, टेंडम जो होता है वो क्या होता है आपका, दो ड्रैग लाइन के कॉम्बिनेशन से बनता है। मतलब ये हमारा बीना इकलौता ऐसा माइंस है जहाँ टेंडम वर्क चल रहा है। ठीक है, बीना इकलौता ऐसा माइंस है जहाँ टेंडम चलता है। मतलब हमारा देखो 45 मीटर का ये ओबी है। ठीक है, 45 मीटर का ओबी है, तो ये जो 15 मीटर है ऊपर का, 15 मीटर, ये 10/70, ये 10/70 है, छोटा वाला ड्रैग लाइन है। जो ऊपर का 15 मीटर जो है वो 10/70 क्या करेगा, ओबी उठा के ये यहाँ फेंक देता है। ठीक है, ये जो फेंका हुआ दिख रहा है ये क्या है हमारा, 10/70 का फेंका हुआ। 15 मीटर हमारा ओबी हट गया, तो ये एक और बेंच बन गया। ठीक है, ये 15 मीटर ओबी हटा दिया ये छोटे ड्रैग लाइन ने। फिर ये बड़े ड्रैग लाइन को हम लगाते हैं, सॉरी मैंने इमेज में गलत बता दिया, यहाँ है ड्रैग लाइन, यहाँ बैठा है ना, यहाँ बैठा है, मतलब ये 15 मीटर और इसके नीचे 30 मीटर और। ठीक है, तो ये 15 मीटर उठाएगा छोटा छोटा वाला ड्रैग लाइन, उसके नीचे जो 30 मीटर है, उसके नीचे जो 30 मीटर है वो उठाएगा ये बड़ा वाला ड्रैग लाइन। ठीक है, तो इसी को टेंडम बोलते हैं। मतलब एक दो बार में अपन इस मिट्टी को उठा रहे हैं तो इसको टेंडम वर्क बोलता है, कि आधा काम क्या करता है, आधा काम आपका ये ड्रैग लाइन करता है, फिर बाकी जो बचा हुआ मिट्टी है उसको ये ड्रैग लाइन उठाता है। तो टेंडम जो वर्क आया ना, टेंडम जो वर्ड आया, वो सिम यही चीज है कि 45 मीटर टोटल है तो 15 मीटर ऊपर का ये उठा के फेंक देगा। ठीक, फिर हम ये बड़े वाले ड्रैगलाइन को लगाएंगे, जो भी ये जगह बचा, फिर ये बड़ा वाला ड्रैगलाइन क्या करेगा, नीचे का 30 मीटर का मिट्टी को उठा के इधर फेंक देगा, फिर हमें कोयला मिल जाएगा। अब क्या बिना प्रोजेक्ट बंद नहीं यार, बिना प्रोजेक्ट बंद नहीं हुआ है, वो ककरी बंद होने वाला है, ककरी बीना मिल जाएंगे और दोनों मिलकर अपना 14 मिलियन टन का प्रोजेक्ट बनने वाला है बिना। पीडीएफ ये अपलोड हो गया है ऐप में,
टेंडम समझ में आ गया ना? आधा आधा मिट्टी उठाता है छोटा वाला ड्रैगलाइन या कोई सा भी ड्रैगलाइन, और फिर जो बचा हुआ मिट्टी है उसको दूसरा ड्रैगलाइन उठाता है, उसको टेंडम बोलते हैं। क्लियर? बाकी सिंपल तो समझ में आ रहा है। और सिंपल क्या है, डायरेक्ट एक ही ड्रैगलाइन क्या करेगा, पूरा मिट्टी उठा के इधर फेंक देगा, ताकि हमारा जैसे पीछे बढ़ते जाएगा हमको फेस मिलते जाएगा। नहीं समझ में आया? 517 डंपर के व्हील में टेंडम का क्या मीन? टेंडम, टेंडम जहां भी वर्ड आया ना, टेंडम मतलब दो, टेंडम जहां भी वर्ड आया वो क्या, दो का मतलब होता है। टेंडम मतलब क्या, डंपर के पीछे दो चक्के इस तरीके से साथ में रहते हैं, तो ये टेंडम टायर कहलाते हैं। ठीक है, आगे एक चक्का अकेला रहता है, पीछे क्या होता है, दो चक्के साथ में रहते हैं, तो इसको टेंडम कहते हैं। इनके बीच में पत्थर वत्थर फंस जाता है, तो उसी को इजेक्ट करने के लिए रॉक इजेक्टर लगा के रखते हैं, चेन वेन हम गिरा के। ठीक है, आ गया, वो बिना के लिए था नहीं। ठीक भाई, चलिए आज का पोर्शन यही खत्म करते हैं। अगले टॉपिक में हम सरफेस मैनर बकेट व्हील एक्सकेवेटर पढ़ के ये एचईएमएम वाला पोर्शन खत्म करेंगे। ठीक है।